Hello student, myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, I will teach you chapter 3rd of your book Rachna Prasoon. So let us start our lesson. Listen properly, pay more attention and look at your screen. This is the 3rd chapter of Rachna Prasoon. In last session, we had learned about Varn, Varnmala, type of Varn, and Swar, Vyanjan, many things. In this video, we will learn about our Sabd. Okay? See properly your screen. There are 4 pictures. हम सभी जानते हैं ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं. ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं. ओके. अब हम कहेंगे ध्वनि का जो लिखित रूप वर्ण कहलाता है उस वर्ण के सही सार्थक मेल से बनने वाले समूह को हम शब्द कहते हैं. सही. अब सामने देखिए, फर्स्ट पिक्चर आपकी पेड़ की दी हुई है, सेकंड फूल, थर्ड सूर्य, फोर्थ लड़की. अब यहाँ देखिए, आपका वर्ण विच्छेद कर आपको बताया है कि स्वर और व्यंजन के मेल से एक नया शब्द बन रहा है और स्वर और व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं. फर्स्ट पिक्चर के नीचे देखिए, प प्लस ए प्लस ड प्लस ए बराबर पेड़, अर्थात इन 4 वर्णों को मिलाकर हमारा पेड़ शब्द बना है. नेक्स्ट फे प्लस उ प्लस ल प्लस अ मिलाकर हमारा फूल बन गया है. यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम फ शब्द से उ वर्ड को अलग कर रहे हैं, उ वर्ण क्या है? स्वर है, और फ क्या है? व्यंजन है. जब स्वर से व्यंजन को अलग कर दिया गया तो व्यंजन के नीचे एक यहाँ एक नीचे की तरफ एक मार्क लगा हुआ है. आप एक देख रहे हैं, यहाँ पर एक डंडा लगा हुआ है हल्का सा. आप यहाँ पर देखिए ध्यान से. यह जो मार्क दिया हुआ है, इस चिन्ह को हम हलंत बोलते हैं. इससे यह पता चलता है कि हमारा स्वर व्यंजन शब्द से अलग हो चुका है और मिलकर यहाँ पर क्या बना ये शब्द नया? फूल. और फूल अपना मीनिंग दे रहा है कि हाँ भाई, ऊपर पिक्चर में जो दिख रहा है ये फूल है. इसी प्रकार अगले आगे देखिए, से प्लस उ प्लस रे प्लस ये प्लस ए मिलकर बना सूर्य. यही बात यहाँ पर भी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है? दिख रही है नहीं दिख रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लड़की, ले प्लस ए प्लस डे प्लस ए प्लस के प्लस ई, बड़ी ई. अब देखिए यहाँ पर इन सभी वर्णों को मिलाकर हमारा नया वर्ड बना लड़की. अब ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं. यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों का सही मेल ही शब्द का निर्माण करता है. अगर हम इन वर्णों के क्रम को बदल दें तो वह शब्द नहीं बनेगा. तो इस प्रकार क्या बात हमारे सामने आई है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को ही हम शब्द कहते हैं. अगर शब्दों का हमारे जो वर्ण हैं उनका सार्थक समूह है और सार्थक मीनिंग देता है, वही शब्द कहलाता है. आइए अब हम पहले पूरे चैप्टर की रीडिंग करते हैं और शब्द के बारे में विशेष रूप से जानते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ से लिया जाता है और किस प्रकार से हमारी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है. आइए ध्यान से देखें. वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता. अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता. वाक्य में प्रयुक्त पद होने पर शब्द पद कहलाते हैं. अर्थात हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और वाक्य में सही से एक वर्ड आ रहे हैं तो वह वर्ड जो होता है एक, उसको पद कहते हैं.
आइए अब जानते हैं शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आइए अब इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों के 4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो जितने भी हमारे शब्द हैं पूरे हम प्रयोग करते आ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, वो 4 प्रकार से उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्दों के बारे में जानते हैं। ओके, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, छात्र, कार्य आदि। अब देखिए आप सीधे सीधे इस डेफिनेशन को अगर आप इस तरीके से समझें कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और एज इट जैसे हैं वैसे ही हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट इज तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, दही, कान, सांप आदि। अब यहाँ हम इस बारे में कहेंगे कि तद्भव शब्द क्या हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से एज इट प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में कर रहे हैं वह तो तत्सम शब्द हो गए, और जो हमने अपनी सुविधा के अनुसार थोड़े परिवर्तित कर दिए वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, परिवर्तित करके हमने क्या प्रयोग किया, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं हाथ, तो वो हो गया तद्भव। अब नेक्स्ट थर्ड इज देशज शब्द। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं। ये शब्द साधारण बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, लकड़ी, बिल्ली, पैसा, रोटी, गाड़ी आदि। आइए नेक्स्ट विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे चाकू, कार्टून, गमला, कॉलेज, पादरी, जमीन, औलाद, जन्नत, पटाखा, चाय, लीची आदि। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, रचना के आधार पर। रचना अथवा बनावट के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द से आप क्या जानेंगे। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनको हम और अधिक खंडों में नहीं बांट सकते, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, दीवार, चादर, कभी, कमरा आदि। अब देखिए आप फर्स्ट वर्ड लीजिए, कौन सा है फर्स्ट वर्ड, घर है आपका फर्स्ट वर्ड, कौन सा है यहाँ पर, घर। अब एक चीज सोचिए, आपके घर वर्ड को अगर हम और अधिक टुकड़े करें और ज्यादा खंड करें तो घ प्लस घर हो गया, और घ वर्ड का अपना कोई मीनिंग है, केवल ये कह सकते हैं हम इस घ वर्ड का इंट्रोडक्शन होगा कि ये व्यंजन क वर्ग का एक पार्ट है, इसके अलावा इसका और कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा। और इसी प्रकार रह हो गया। तो अब हम कहें कि इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, ये इसी नाम से फेमस है जी, घर है, घर का मीनिंग घर है, हाउस, होम हमारा। ओके, इसी प्रकार दीवार, चादर, कभी, सारे वर्ड ऐसे ही हैं जिनका अपना एक मीनिंग है, पर हम इन्हें अगर तोड़ दें, इनके टुकड़े करें तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज यौगिक। योग का अर्थ है जोड़। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम सीधे सिंपल वर्डों में अगर हम इन्हें समझें तो कहा जाएगा कि कोई 2 शब्द जो अपना अलग अलग मीनिंग रखते हैं, फिर भी अगर हम उन्हें जोड़ दें तो एक नया मीनिंग बताते हैं। समझ आ गई बात, नहीं आई? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। मिठाई प्लस बाला, मिठाई वाला। सब्जी प्लस बाला, सब्जी वाला। पीत प्लस अंबर, पीतांबर। नील प्लस कमल,
नीलकमल। अब देखिए, नील मीन्स नीला रंग, कमल मीन्स कमल का फूल, और दोनों को मिला दिया तो नीलकमल एक नया वर्ड बन गया और मीनिंग के साथ। आइए नेक्स्ट थर्ड इज समझते हैं योग ऋण। थर्ड इज योग ऋण। आइए, ऐसे शब्द जो परंपरा अनुसार किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से समझिए, इस बात को ध्यान से सुने। नील प्लस कंठ, नीलकंठ। नीले कंठ वाले अर्थात भगवान शिव। किसको कहा जाता है नीलकंठ? भगवान शिव को। तो नाम से ही उस प्रसिद्धि पता पड़ी कि हाँ भाई, नीलकंठ किसे कहा जाता है? भगवान शिव जी को कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10 प्लस आनन, दशानन। 10 हैं आनन अर्थात सिर जिसके, अर्थात कौन? रावण। अब ये क्या है? प्रसिद्धि प्राप्त शब्द हैं। क्या अगर हमने कोई भी वर्ड बोला, लंबोदर, तो किससे पता पड़ा? गणेश जी। अर्थात जो प्रसिद्ध शब्द हैं उनकी प्रसिद्धि के कारण ही हम उन्हें जानते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। पहले में बता रहे हैं कि जिनमें परिवर्तन आ जाता है शब्दों में, वह विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है अविकारी। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ओके, अब यहाँ देखिए, विकार का हम सीधे सीधे शब्द लें। विकार मीन्स परिवर्तन आ जाना। अब हमने संज्ञा वर्ड लिया लड़का, उसका बहुवचन बना दिया लड़के। सर्वनाम शब्द लिया वह, उसका परिवर्तन करके हमने बहुवचन में बना दिया वे। क्रिया शब्द लिया खाता है, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए खाते हैं। तो परिवर्तन हो रहा है शब्द में, तो वे कहलाएंगे विकारी। और अविकारी का एक देखिए, अविकारी में हम किस प्रकार करेंगे? अविकारी आपका वर्ड हुआ, जैसे हमने लिया सीता तेज चलती है, तो तेज वर्ड क्या है? उसकी गति को बता रहा है, बता रहा है। और इसी में हमने कहा सीता अपनी सहेलियों के साथ तेज चलती है, तो तेज वर्ड में किसी भी समय परिवर्तन नहीं हुआ, वो सेम वहां भी ऐसा ही रहा, नीचे भी ऐसा ही रहा। समझ आई बात? नहीं आई? शायद आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वे शब्द जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सिंपल आपकी डेफिनेशन है। सार्थक शब्दों के एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय, छात्र, घर, पुस्तक, शहर आदि, मतलब जिनका कोई ना कोई मीनिंग है। जो बिना मीनिंग वाले हैं वो निरर्थक हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द अधिकांशतः सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जहां तहां, खाना बाना, पढ़ाई बढ़ाई आदि। इनमें तहां, बाना और बढ़ाई शब्द निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि इनके कोई अर्थ नहीं निकलते। ओके, अब हमने ये पूरा चैप्टर आपका रीड किया और समझा भी। अब हम देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए स्मरण रखने योग्य कौन कौन से बिंदु हैं, अर्थात हम जो याद रखने योग्य हमारे पास बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है वर्णों का वह समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिंदी में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है इनके पार्ट दिए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने पार्ट हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज।
नेक्स्ट इज रचना के आधार पर, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी शब्द। नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक शब्द। मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू what is in your chapter? So read properly, listen many times. Any doubt? So note down. Student, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe and be happy.